स्ट्रेट लाइन जो है ना, स्ट्रेट लाइन से पहले आप जो बचपन में बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे ना, वो भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल में होता है ना। सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो क्लास 10th में आपने पढ़ा था, है ना। उसी के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये अगला सेक्शन, अगला पार्ट आता है, और वो है आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में हम लोग ज्योमेट्री को ही आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, कोई भी आपने अभी तक बचपन में जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखा होगा, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल 10, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, इसमें x भी है y भी है, राइट। या फिर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म आप ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 ले लो, है ना। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ना ज्योमेट्रिकली, यानी कि उस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का अगर आप ग्राफ बनाओगे ना, तो ग्राफ आपका वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। समझ रहे हैं बातों को? हमेशा ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, राइट। यहाँ तक क्लियर है? चाहे वो कोई भी आप लाइन ले लो। अच्छा, अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल 0 भी ले लो, तो ये भी एक लाइन का इक्वेशन है। आप x इज इक्वल 0 ले लो तो भी एक लाइन का इक्वेशन है ना। इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर आप सिंपल x इज इक्वल कोई कांस्टेंट ले लो, y इज इक्वल कोई कांस्टेंट ले लो, तो ये भी ज्योमेट्रिकली एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है ना। तो यही बेसिक सा डेफिनेशन लिखा हुआ है कि एक रिलेशन एक्स एंड वाई में हो जो कि कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करे, उसे एवरी पॉइंट को। और अगर डिग्री 1 होना चाहिए, याद रखना हमेशा जो भी वेरिएबल उसका पार अगर 1 होना चाहिए, और अगर एक्स का पार 1 है और वाई का पार 1 है, तब वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। तो ये बहुत बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है। स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए आपको कुछ कुछ बेसिक चीजों को समझना होगा। सबसे पहले इंक्लिनेशन वर्ड का मतलब समझते हैं, राइट। कि कोई भी लाइन जो है ना, कोई भी लाइन, ये अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, कार्टेशियन प्लेन जिसको आप कहते हो बचपन से। अच्छा, अभी आप 12 में हो या ड्रॉप ईयर में हो? ओके, ड्रॉप में हो, ठीक है, वेरी गुड। तो थोड़ा सा मैं लेवल अप रखूंगा धीरे धीरे, है ना, चलेगा ना, वेरी गुड। तो कोई भी लाइन जो है आपका ना, कोई भी लाइन, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाता है, राइट। ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, उसी एंगल को इंक्लिनेशन कहते हैं। कई बार आप देखोगे कि हमने इसे थीटा एज्यूम कर लिया, अल्फा बीटा कुछ भी, तो इस एंगल को इंक्लिनेशन कहते हैं बेसिकली। ये जो एंगल है ना, कोई भी एंगल, थीटा अल्फा बीटा, वो एंगल इंक्लिनेशन कहलाता है ना। और ये एंगल आपका हमेशा 0 से लेकर के पाई के बीच में होता है ना। पाई या पाई से छोटा होगा, राइट, और 0 के बीच में होगा। तो फिर आप सोचोगे कि सर अगर कोई लाइन ऐसा हो, राइट, ऐसा हो, तो ये कितना एंगल बना रहा है? तो आप ये देखो, ये लाइन भी है ना इस तरीके से 0 से पाई के बीच का ये एंगल बना रहा है, यानी कि 0 से लेकर के ना पाई के बीच में ये एंगल मेजरमेंट कर पाते हैं, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है और ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है ना। ये इंक्लिनेशन इसीलिए समझना जरूरी था क्योंकि आप ये सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ पाओगे, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्लोप ऑफ लाइन। पूरे स्ट्रेट लाइन में स्लोप वर्ड का, इवन कैलकुलस में भी स्लोप वर्ड का इतना इंपॉर्टेंस है कि आपने देखा होगा, है ना। जैसे कि हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये कोई भी लाइन है, ठीक है। इस लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना हो, राहिम, ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए आपको कोई फॉर्मूला पता है पहले से क्या, कि स्लोप कैसे निकालोगे? वेरी गुड। अगर ये एंगल थीटा दे रखा है, राइट, तो आप ऐसे करके एक राइट एंगल ट्रायंगल सोच पाते हो। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये पॉइंट अपने पास y है और ये पॉइंट अपने पास x है, तो आप ये परपेंडिकुलर और बेस को निकाल करके उसके रेशियो को डिवाइड कर देते हो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट tan थीटा से भी निकल जाते हैं, राइट। लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट वर्ड भी इसी के लिए था। स्लोप ऑफ लाइन भी एक, टेंजेंट भी एक लाइन होता है ना। अच्छा, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि स्लोप ऑफ लाइन का मतलब क्या क्या है, ये कंप्लीट चीज मैं बता दूं। कभी कभी आपने देखा होगा इसे m से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। इसका जो सबसे कॉमन यूज करने वाला वर्ड है स्लोप के नाम पे, लोग हमेशा m यूज करते हैं। और ये m किसकी इक्वल होगा? आपने अभी अभी बताया कि सर tan थीटा की इक्वल, अगर वो लाइन थीटा डिग्री के साथ इंक्लाइंड है तो, राइट। और tan थीटा p बाई बी की इक्वल होता है। और एक और फॉर्मूला, कि जब आपको दो पॉइंट्स गिवन हो, है ना, तब आपका स्लोप
हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये पता है क्या राइम, बताइए। और एक और इंटरेस्टिंग बात जो कि आपने क्लास 12 के कैलकुलस में सीखा होगा, dy अपॉन dx भी होता है ना। लेकिन dy अपॉन dx किसी भी स्लोप ऑफ लाइन के लिए नहीं यूज होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए यूज होता है। अगर इसका आपको यूज पता होगा तो किसी भी कर्व पे, किसी भी कर्व पे, है ना, अगर आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करो तो उस टेंजेंट का स्लोप उस कर्व को डिफरेंशिएट करने से और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पॉइंट को पुट करने से आप उस पॉइंट पे उस स्लोप का टेंजेंट जान सकते हो। ये बात क्लियर है। किसी भी लाइन के लिए स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप एग्जैक्टली आइडिया लगा पाते हो कि वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है ना। और स्लोप से रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रेट लाइन में प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट है, मैं थोड़ा फास्ट फास्ट निकलते चलता हूँ। अब है एक इंटरेस्टिंग बात, आप टोटल, है ना, ऐसे 6-7 तरीके से किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को समझोगे और हर एक इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंस है ना। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में जो होता है उसका भी एक इंपॉर्टेंस है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, पॉइंट स्लोप फॉर्म में, 2 पॉइंट फॉर्म में, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म। और हर एक फॉर्म को आपको याद रखना होगा और हर एक फॉर्म का क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आपको याद रखना होगा, राइट। तो इन 6 टाइप के फॉर्म को मैं एक एक करके चलता हूँ। सबसे पहले अपने पास जनरल फॉर्म है किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। जनरल फॉर्म में आपको वैसा दिखेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0, ऐसा कुछ दिखेगा। और ऐसा सर इसका क्या यूज है, तो इसका बहुत मोटे तौर पे कोई यूज नहीं है, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, जो भी आपको सवाल देगा, जो भी क्वेश्चंस देगा, उसमें स्ट्रेट लाइन इसी फॉर्मेट में गिवन होते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 के फॉर्म में, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आपको 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल 0 को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देगा। ये बात क्लियर है ना। या कोई नॉर्मल लाइन भी लिखना होगा तो वो जनरल फॉर्म ही यूज करता है। तो इस फॉर्म का कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, बस इतना ही इंपॉर्टेंस है कि ये किसी सवाल को लिखने में इसका यूज किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप फॉर्म बढ़ोगे, अगला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दिस फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जनरल फॉर्म में आपने ये समझा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जैक्टली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इज इक्वल mx प्लस सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और यहाँ पे ये जो m होता है, ये m आपको पता है क्या होता है, इस m को वेरी गुड कहते हैं। और ये लाइन क्या है आपका इंटरसेप्ट, है ना। इसीलिए इस फॉर्म का नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। कि यहाँ पे इस लाइन के इक्वेशन से आप किसी भी लाइन का ना स्लोप का ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। अगर आप कोई भी लाइन जनरल फॉर्म में दिया या किसी भी फॉर्म में दिया और अगर आप उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो तो आप उस लाइन का स्लोप जान लोगे, है ना। अच्छा, ये इंटरसेप्ट क्या होता है ये समझ लीजिए। तो ये जो लाइन है अपना पॉजिटिव वाई एक्सिस को जिस यूनिट पे कट कर रहा है, तो यहां से लेकर के ओरिजिन से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस सी कहलाता है, इंटरसेप्ट। और स्लोप क्या कहलाता है कि अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो tan थीटा ना इस लाइन का स्लोप कहलाता है। क्लियर है ये पॉइंट। और ये है बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि अगर मैं आपको कोई भी लाइन दे दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक लाइन दे दिया और आपसे पूछा कि बताओ इस लाइन का स्लोप क्या होगा, और वो लाइन हमने ऐसे दे दिया 2x प्लस वाई इज इक्वल 5, बताइए इस लाइन का स्लोप क्या होगा। तब आपको जब इस लाइन का स्लोप निकालना हो तो इस लाइन को आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, है ना। y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी में लिखना चाहिए। तो अगर y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी में आप इसे लिखोगे तो y इज इक्वल माइनस 2x प्लस 5 में लिख सकता हूं इस लाइन की इक्वेशन को। बताइए ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं। हमने y को LHS में रहने दिया, बाकी सभी टर्म को RHS में। क्यों, क्योंकि मेरे दिमाग में इसको इस फॉर्म में लिखना था, है ना। y इज इक्वल समथिंग प्लस समथिंग के फॉर्म, है ना। जिससे कि आप ये ऑब्जर्व कर पाए, आइडिया लगा पाए कि बताइए इस लाइन का स्लोप क्या है। m के जगह पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, -2, यानी कि इस लाइन का स्लोप -2 है। और -2 ये बता रहा है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ना ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा होगा।
ये बात क्लियर है? क्योंकि tan निगेटिव होता है 90 के बाद, tan निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ये सब बात याद है? यस। तो किसी भी लाइन को, अगर किसी भी लाइन का स्लोप जानना है तो आपको हमेशा इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना ही होता है। क्लियर है? आगे बढ़ू मैं। दूसरा फॉर्म। तीसरा फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब ये भी समझना इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मान के चलो आपको कभी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक पॉइंट दे दे, ठीक है, एक पॉइंट गिवन हो जाए और वो पॉइंट मैं एज्यूम कर लेता हूं x1 कॉमा y1 आपको दे दिया, ठीक है राहिम, और आपको स्लोप दे दिया उस लाइन का कि भाई ये लाइन ना स्लोप इसका m है, पर्टिकुलर क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 कोई नंबर होगा, है ना। तब आपसे पूछेगा इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए क्या है, तब आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा जाएगा। तो आपने अभी अभी पढ़ा है इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी होता है। गॉट इट? लेकिन अपने पास एक पॉइंट दे रखा है। अब इसे ज्योमेट्रिकली समझते हैं, ज्योमेट्रिकली आपको और बेटर समझ में आएगा। ऑल अबाउट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर है ना तो आप, क्योंकि कोई भी सवाल में जितना भी सवाल आपको पढ़ा दूं ना, जरूरी नहीं कि एग्जाम में वही सवाल आएंगे, है ना। वो तो कोई भी सवाल आ सकता है और वो हर एक सवालों का अगर आपको बेसिक क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर है तो आप सोच सकते हो। जैसे कि ये लाइन है, इस लाइन पे एक पॉइंट ये x1 कॉमा y1 अपने को गिवन है ना। ये मुझे पता है कि ये 1 2 3 4 कोई भी पॉइंट हो सकता है और इस लाइन पे बहुत सारे अननोन पॉइंट है। हमने एज्यूम कर लिया ये x कॉमा y कोई भी अननोन पॉइंट है। तो क्या आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है राही? वेरी गुड। अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तो ये एंगल 90 डिग्री है और ये लाइन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा होगा तो ये भी थीटा एंगल पे ही होगा। यस और नो? अब यहां से यहां तक का आप डिस्टेंस बता सकते हो ये क्या होगा परपेंडिकुलर। y में से यहां से यहां तक का डिस्टेंस है आपका y, ये वाला कंप्लीट डिस्टेंस जो है आपका है y। ये वेरी गुड। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 और ये डिस्टेंस आप बता सकते हो क्या होगा? x माइनस x1। वेरी गुड। तो अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तो मैं आपसे ये बस बोलना चाहूंगा कि स्लोप इज इक्वल क्या होता है। तो आप बोलोगे सर अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है y2 माइनस y1 या x2 माइनस x1 या फिर tan थीटा। अब बताइए tan थीटा की जगह पे क्या मैं y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 लिख सकता हूँ? से यस और अगर ऐसा लिख सकता हूं तो ये जो स्लोप है इस स्लोप को मैं m लिख देता हूं क्योंकि हमें गिवन होगा स्लोप m। अब आप इसे जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे ना राइम तो कमाल हो जाएगा, है ना। कैसे सिंप्लीफाई करोगे? इस वाले को आप इधर ले आओ, y माइनस y1 इज इक्वल m x माइनस x1। आपको दिखा क्या कुछ, है ना। ये जो आया आपके पास, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वन पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, है ना। जब कभी भी आपको एक लाइन गिवन हो, सॉरी एक लाइन का एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन हो तो आपको ये इक्वेशन याद रखना चाहिए, y माइनस y1 इज इक्वल स्लोप x माइनस x1। और वो क्यों आया, कैसे आया, हमने वो दिखाया। यहां तक क्लियर है? अभी तक हमने तीन फॉर्म बताया, याद करते चलिएगा। जनरल फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। दूसरा है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का बताइए तो रूप कैसा होगा? वेरी गुड वेरी गुड। और तीसरा आपके सामने है पॉइंट स्लोप फॉर्म। y माइनस वाई वन इज इक्वल स्लोप x माइनस x1। यहाँ पे मैं m नहीं पढ़ रहा हूँ, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पे मैं बार बार स्लोप पढ़ रहा हूँ, है ना, क्योंकि किसी क्वेश्चन में ये स्लोप होगा और किसी क्वेश्चन में कुछ होगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने कैलकुलस पढ़ा होगा, टेंजेंट नॉर्मल, है ना। तब भी आपने इसका इंपॉर्टेंस देखा होगा कि किसी भी टेंजेंट का इक्वेशन होता था y माइनस वाई वन इज इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे स्लोप की जगह पे डी वाई अपॉन डी एक्स और x माइनस x1 लिख देता था। एग्जैक्टली यही हुआ करता था, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, याद रखिएगा। अगले पॉइंट पे मैं चलता हूँ, टू पॉइंट फॉर्म। अब टू पॉइंट फॉर्म में आप देखो कि अपने पास ऐसा कोई लाइन है और कोई लाइन का अपने पास दो पॉइंट गिवन है। ये पॉइंट अपना x1 और y1 गिवन है
और दूसरा पॉइंट भी x2 और y2 गिवन है, और आज कोई स्लोप गिवन नहीं है अपने पास। ओके राइम, बस अपने को गिवन है 2 पॉइंट्स ओनली, है ना। और वो 2 पॉइंट आपको गिवन है ना। एक है x1 कॉमा y1 एंड दूसरा है x2 कॉमा y2। अच्छा, अलग अलग सवाल में ये अलग अलग पॉइंट होंगे, 1,2, 3,4, 5,7, कुछ भी हो सकता है। इरेशनल, रेशनल, ऑड, इवन, फ्रैक्शन, डेसिमल, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो आपने देखा भी होगा, है ना। तो अगर ये 2 पॉइंट है तब इस लाइन का इक्वेशन क्या सर लिख पाओगे? हाँ जी। तो अभी अभी हम लोगों ने जाना कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल स्लोप, इसीलिए मैं बार बार स्लोप बोल रहा था, x माइनस एक्स वन, हाँ या ना। अच्छा, स्लोप का हमने अभी अभी एक फॉर्मूला बताया आपको कि जब आपको 2 पॉइंट गिवन हो तो स्लोप क्या होता है, समथिंग माइनस समथिंग अपॉन समथिंग माइनस, हाँ वेरी गुड, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि बस सर इस स्लोप के जगह पे ये चिपका दो, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन। लेकिन याद करने के लिए मैं कहता हूँ ये याद रखना, क्योंकि ये फॉर्म जब आता है ना तो ये फाइनल बन करके ऐसा दिखता है, और बुक में और बाकी लोग इसे ऐसे पढ़ाते हैं कि भाई ये होता है, और ये बच्चे को याद रखने में तकलीफ होता है, क्योंकि y1 y2 का अगर हेरा फेरी हो गया, है ना, x1 x1 का अगर हेरा फेरी हो गया तो सारा रिजल्ट ही उल्टा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आप तो बस याद रखो ये कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन y माइनस वाई वन इज इक्वल स्लोप x माइनस एक्स, और उसके बाद बता दो कि वेयर स्लोप इज y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। सिंपल हो गया याद करना, क्योंकि आपने स्लोप को पहले समझा और उसके बाद। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कंप्लीट चैप्टर में, ठीक है। ये आपका जो चौथा फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन इज इक्वल स्लोप x माइनस एक्स वन, और स्लोप की जगह पे क्या भरना है ये आपको पता है। अगले फॉर्म में मैं चलूं, इसका इंपॉर्टेंस कब, जब 2 पॉइंट्स आपको गिवन हो तब, है ना। चलो अगले सवालों पे मैं चलता हूं। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म समझिए क्या होता है, ये भी फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी लाइन के इक्वेशन को आप x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल 1 के फॉर्म में लिख दो तो वो डबल इंटरसेप्ट कहलाता है। क्यों और कैसे, बस मेक श्योर करना होगा, है ना, मेक श्योर करना होगा कि आरएचएस में 1 होना चाहिए, ठीक है। और अगर आरएचएस में 1 है तो ये ए को कहा जाता है एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है बच्चा। और ये बी को कहा जाता है वाई इंटरसेप्ट, यानी कि जो एक्स के नीचे बैठा है वो एक्स इंटरसेप्ट, जो वाई के नीचे बैठा है वाई इंटरसेप्ट। सर इस फॉर्म की क्या आवश्यकता, तो अगर आप किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो ना तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना बहुत इजी हो जाता है ना, किसी भी स्ट्रेट लाइन को। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा दूं आपको, अगर आपको कभी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आ जाए, ड्रॉ द ग्राफ, है ना, ऑफ 2x प्लस 4y इज इक्वल 8, ये एक लाइन है, ठीक है। और इस लाइन का अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको इसे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। बताइए हाउ टू कन्वर्ट इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में मैं कैसे कन्वर्ट करूं इस लाइन को, कुछ दिख रहा है? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आरएचएस, वेरी गुड, ऑल साइड, है ना, बोथ साइड, क्योंकि सर आरएचएस में 1 बनाना है जिससे एलएचएस में कुछ भी बने, कोई भी फर्क पड़े, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही आरएचएस आपका 1 बन गया तो ये x बाई 4 आ गया प्लस y बाई 2 आ गया इज इक्वल 1 आ गया। और ये 4 क्या बता रहा है कि ये 4 x इंटरसेप्ट है, और 2 क्या बता रहा है, 2 जो है वो y इंटरसेप्ट है। तो आप ऐसे सिंपली x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करो, और 1 2 3 4 x एक्सिस में 4 यूनिट पे आ जाओ, और y एक्सिस में 1 2 यूनिट पे चले जाओ, और इन दोनों पॉइंट को मिला दो, ये बन गया इसका ग्राफ। आया क्या समझ में, 2x प्लस 4y इज इक्वल 8 का ये ग्राफ है। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म इज वेरी यूजफुल, है ना, फॉर ड्राइंग ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन, है ना, किसी भी फंक्शन का ग्राफ, अगर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना है ना,
तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, बस डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने से। पक्का पता चला किसी भी इक्वेशन के स्टेटमेंट। ठीक है, तो अभी तक आपने 5 फॉर्म जाना, सबका नाम आपको याद रखना होगा क्योंकि मैं सभी फॉर्म को एक साथ ही बता दूं। अगला है नॉर्मल फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट। अब इसकी क्या खासियत सर, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी लोगों को? तो अब नॉर्मल फॉर्म में बेसिकली गिवन होता है ना, नॉर्मल क्या होता है मैं आपको बता दूं। अगर आपका ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन, अगर ये और ये पॉइंट आपको हमने दे दिया है ना, ये पॉइंट हो गया 0, बी, और ये पॉइंट अगर हो गया है ना A, 0, दिखाई दे रहा है। तो आपको बेसिकली निकालना ये है ना, कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन अभी तक हम लोग जानते हैं कि सर x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल 1 होता है, राइट, क्योंकि यहां से यहां तक x इंटरसेप्ट a है और यहां से यहां तक y इंटरसेप्ट अपने पास b है। ठीक है, तो अब आपको गिवन ये होगा कि इसमें ये a और b नहीं गिवन होगा, इसमें गिवन होगा कि एक ऐसा पॉइंट है जो ओरिजिन से निकल रहा है और इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। जिस येलो वाले लाइन को दुनिया कहते हैं कि ये नॉर्मल है। आई बात समझ में? ये येलो वाला लाइन क्या है, नॉर्मल है। और ये नॉर्मल का लेंथ आपको दे दिया p, राइट, और ये नॉर्मल अल्फा एंगल बना रहा है। समझ में आई बात? तब इस व्हाइट वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो, ये होता है इसमें कॉन्सेप्ट, है ना। तो इस वाई वाले सॉरी इस व्हाइट वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जब आपको ये अल्फा दे दे और ये ए दे दे। तो ये ए देने का मतलब समझ गया ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका बी है ना। अब इस ए और बी को बस आपको रिप्लेस करना है, क्योंकि ये ए और बी आपको नहीं देगा, आपको पी और अल्फा दिया है, राइट। तो अगर आप बेसिक ज्योमेट्री समझ पा रहे होगे तो मैं आपके सामने एक ट्रायंगल दिखा दूं, राइट, कि आपको ओ ए बी ट्रायंगल और एक एम भी यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए एक बेसिक सा ज्योमेट्री, क्या आपको ट्रायंगल बी ओ एम दिखाई दे रहा है? हाँ या ना? ट्रायंगल बी ओ एम, बताइए राहिम। हाँ, अब इस ट्रायंगल में आप अगर देखो तो ये डिस्टेंस आपका P है और ये A है और ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने ये A हाइपोटेन्यूस हो गया और ये अल्फा के सामने जो होगा वो होगा आपका परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। तो हाइपोटेन्यूस और बेस को लेकर के कौन सा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो यूज करना चाहिए मुझे? हाइपोटेन्यूस और बेस को लेकर के कॉस अल्फा यूज करना चाहिए, राइट। कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इस सवाल में बेस अपने पास p दे रखा है और हाइपोटेन्यूस a दे रखा है, हमने जो एज्यूम किया है। तो यहां से अगर आप देख पा रहे होगे तो क्या मैं यहां से a इज इक्वल, है ना, p अपॉन कॉस अल्फा लिख सकता हूं? हाँ या ना बताइए। a इज इक्वल p अपॉन कॉस अल्फा कैसे आया, समझे क्या? एग्जैक्टली इसी टाइप से मैं b के भी वैल्यू को जानने चाह रहा हूं, लेकिन उसके लिए मुझे ट्रायंगल AOM में जाना होगा। AOM ट्रायंगल आपको दिखाई दिया, ये 90 डिग्री है, ये इसका हाइपोटेन्यूस बन गया, राइट, और ये आपका क्या बन गया, अल्फा। अगर एंगल ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, है ना। तो इस 90 माइनस अल्फा एंगल के लिए ये समझे क्या, ये एंगल अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा कैसे हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इस 90 माइनस अल्फा एंगल के लिए आप बताइए, आपको ये बेस दे रखा है और ये हाइपोटेन्यूस दे रखा है, तो आपको आज अगेन कॉस ही यूज करना चाहिए, लेकिन कॉस 90 माइनस अल्फा लिखना चाहिए, राइट। और कॉस 90 माइनस अल्फा आज फिर से हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। तो बेस की जगह पे हमने p लिख दिया और हाइपोटेन्यूस की जगह पे हमने b लिख दिया। जब आप इसको हल्का सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि cos 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा की इक्वल होता है, राइट, इज इक्वल आपके पास हो गया b बाई सॉरी p बाई बी। अब यहां से अगर b पूछा जाए तो b इज इक्वल आपके पास अगेन आ गया p बाई साइन अल्फा। इतना मेहनत हमने इसीलिए किया ताकि इस a को और इस b को रिप्लेस कर पाए, हटा पाए, राइट।
तो अब इस बातों को आप समझिए कि कैसे हम लोग हटा सकते हैं। तो आपने x की जगह पे, a की जगह पे आपने क्या निकाल लिया, p अपॉन कॉस एल्फा, दिखा क्या? और एग्जैक्टली आपने b की जगह पे क्या निकाल लिया, p अपॉन साइन एल्फा, और इज इक्वल 1 है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको पता है ना, ये कॉस एल्फा ऊपर चला गया है ना, और ये p नीचे रह गया। और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो साइन अल्फा आपका ऊपर चला गया और p नीचे रह गया, इज इक्वल 1। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो फर्दर तो आपके पास आएगा x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल p। आया समझ में? और ये जो आपके सामने बना, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, है ना। जिसमें आप ये बात बिल्कुल मत भूलना कि p क्या है, p है नॉर्मल का लेंथ, लेंथ ऑफ नॉर्मल, है ना। और अल्फा क्या है, अल्फा है एंगल बिटवीन, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू नॉर्मल, एंगल नॉर्मल से किसके बीच में, एक्स एक्सिस के बीच का। आई बात समझ में? तो ये भी फॉर्म इंपॉर्टेंस है, इसका कम यूज है लेकिन बच्चे को ये डिफिकल्ट लगता है, तो आप इसे ऐसे बस याद रख लो। ये तो हमने पूरा प्रूफ बताया कि क्यों कैसे, हाउ एंड व्हाई। मैथ्स के अगर हर एक चीजों को आपको समझना है ना, और मैथ्स को आसान बनाना है, हालांकि अभी उतना पास अपने पास उतना टाइम नहीं होगा कि हर एक चीजों के डेप्थ में जाएंगे, हाउ एंड व्हाई में जाएंगे, जेई लेवल के बातों में ही हम लोग रहेंगे। तो ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना चाहिए कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल p, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में ऐसा होता है। ठीक है, इस नॉर्मल फॉर्म में अगर कोई लाइन का इक्वेशन दे रखा है तो लेंथ ऑफ नॉर्मल और एंगल का आइडिया आप लगा सकते हो, और अगर ऐसा नहीं दे रखा है तो किसी भी लाइन को ऐसे अगर आप कन्वर्ट कर लो तो भी आप उसका आइडिया लगा सकते हो। बताइए, यहां तक क्लियर? वेरी गुड। अब मैं बढ़ना चाहूंगा अगले पॉइंट पे, है ना। किसी भी स्ट्रेट लाइन को आपने टोटल 6 टाइप से जाना, 3D में आप एक दो और टाइप जानोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक और टाइप होता है, राइट। तो अब आइए कुछ कुछ सवाल जो कि जेई प्रोफाइल में काफी यूजफुल हो जाते हैं, उन टाइप के सवालों को सीखते हैं। हाँ जी, रिड्यूस द लाइन 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल 0 इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। इजी है ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तो आप बहुत आसानी से इसे कन्वर्ट कर सकते हो। स्लोप इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको बस याद रखना होगा कि उसका होता कैसा है। तो y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी होता है, राइट। और आप इसे जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो 2x प्लस 5 इज इक्वल आप 3y लिख सकते हो, है ना। तो 3y इज इक्वल मैं 2x प्लस 5 लिख सकता हूँ, लेकिन ये 3 यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो आप क्या करोगे, 3 का डिवाइड लगा दोगे ऐसे, ये आ गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहां से आप जैसे ही देखोगे तो इसको कंपेयर करते ही आप स्लोप का और इंटरसेप्ट का आइडिया लगा सकते हो, जिसमें यहां भी 3 से डिवाइड होगा। और डबल इंटरसेप्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, है ना। आरएचएस में सर 1 बनाना होता है, याद आया? ज्यादा फास्ट तो मैं नहीं हूं, स्लो भी नहीं हूं, बता देना आप मुझे स्लो हो तो या फास्ट, राइट। 2x माइनस 3y इज इक्वल अपने पास -5 है। आरएचएस में अपने को 1 बनाना है। सर 1 कैसे बनाया जाए? तो आरएचएस में 1 बनाने के लिए -5 का डिवाइड लगा दो, है ना। -5 का डिवाइड, तो ये तो कैंसिल हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये बन गया आपका माइनस। तो यहाँ पे मुझे क्या लिख लेना चाहिए, सिंपली एक्स बाई, है ना, माइनस है ना, तो एक्स बाई 5/2 निगेटिव, ऐसा कुछ, ताकि एक्स के नीचे रहे, तो मुझे ये पता चल पाए कि एक्स इंटरसेप्ट कितना है ना। और ये y के नीचे आ जाए तो मुझे ये पता चल पाए कि y इंटरसेप्ट कितना है, और इज इक्वल 1, राइट। तो ये निगेटिव, अब इसका ग्राफ आप कैसा बनाओगे, इसका ग्राफ आप ऐसा बनाओगे कि सर x में ना आपको निगेटिव की ओर 5/2 यूनिट जाना है, तो ये रहा माइनस का 5/2, और y में पॉजिटिव की ओर 5/3 ये रहा, तो ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। आई बात समझ में? तो बस इंटरसेप्ट ढूंढना है कि x में आपका निगेटिव है या पॉजिटिव है, और अगर y निगेटिव होता तो यहाँ पे बना लेते, है ना। तो 4 ही केस हो सकता है ना, या तो दोनों पॉजिटिव होगा, या एक निगेटिव एक पॉजिटिव, या दोनों पॉजिटिव, ऐसा कुछ। क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? वेरी गुड। अब इन्हीं बेसिक बेसिक बातों पे जेई मेन के कैसे सवाल हो सकते हैं,
तो ये देखिए, ये जेई मेन का सवाल है, पीवाईक्यू है प्रीवियस ईयर। इसको आप सोचो एक बार, सॉल्व कर सकते हो या नहीं, फिर मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। पहले फाइट मारो, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। इस सवाल को पहले आप एक बार 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 पढ़ करके समझ लीजिए कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। कह रहा है कि इफ ए एक पॉइंट है, ए पॉइंट यहाँ पे होगा 2,0। स्ट्रेट लाइन में एक बहुत खास मेथड है, जिसे आप अगर प्रॉपर ड्राइंग बनाते हो, है ना, तो उससे भी आप क्वेश्चन का आइडिया लगा पाते हो कि आपका आंसर कितने आसपास है या कितने डाइवर्ट हो रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो हमने ए पॉइंट को यहाँ पे दिखाया 2,0, तो बी पॉइंट यहाँ पे होगा, एक्स में 6 और वाई में 4, ऐसा कुछ, है ना। तो ये कह रहा है कि ए बी एक लाइन है, तो हमने ए बी को एक लाइन बना दिया। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। अब कह रहा है लाइन ए बी इज टर्न्ड अबाउट ए के अबाउट इसे 15 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इधर होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो इस लाइन को ना 15 डिग्री रोटेट कर दिया गया, राइट बच्चा, 15 डिग्री रोटेट कर दिया गया, यानी कि यहाँ के बीच का एंगल 15 डिग्री हो गया। तो ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया, हो गया बी डैश। वेरी गुड। तो इस ए बी डैश नए लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है ना। तो सबसे पहले आप इस ए बी लाइन का स्लोप निकाल लोगे, स्लोप ऑफ ए बी लाइन। ए बी लाइन का स्लोप बच्चा बच्चा कैसे निकाल लेगा, y2 माइनस वाई। वेरी गुड वेरी गुड, यही तो मैं चाह रहा था कि आप बताओ। तो ये हो गया 1, यानी कि अगर ये 1 है तो सर यही तो tan थीटा की इक्वल होता है ना। यानी कि एंगल मेरे को पता चल गया, ये 45 डिग्री है। बताइए, ये 45 डिग्री है, तो कंप्लीट कितना रोटेट हुआ होगा, वो 60 डिग्री। तो न्यू लाइन का स्लोप, है ना, स्लोप ऑफ न्यू लाइन क्या हो जाएगा, वेरी गुड, स्लोप ऑफ न्यू लाइन इज इक्वल tan 60 डिग्री, जो कि √3 के इक्वल होता है। वेरी गुड। अब आपको एक पॉइंट तो गिवन है ही है, ए पॉइंट। अब आपको इक्वेशन निकालना है, तो नाउ इक्वेशन ऑफ न्यू स्ट्रेट लाइन, है ना, नाउ इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन क्या होना चाहिए, y माइनस वाई वन इज इक्वल स्लोप x माइनस x1। ये बात याद आया क्या। और x1 की जगह पे मेरे को 2 लिखना चाहिए, और बताइए स्लोप के जगह पे क्या लिखना चाहिए मेरे को, स्लोप के जगह पे √3 लिखना चाहिए। ये हो गया आपका नए लाइन का इक्वेशन। और ऐसे ऐसे जब 4 ऑप्शंस रहते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं। आई बात समझ में, नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो ऑल अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट कितना अच्छा होगा, है ना, उसी के बेसिस पे आप सवाल सोच पाओगे। तो आपने जो 2 सवाल बनाए थे ना, उसको बस कैसे ही मेरे भाई आपको 12 करने हैं, 10 करने हैं, समझ रहे हैं ना। तो बस आपको देखो, पूरे पेपर में लड़ाई नहीं करना है, क्योंकि पेपर अगर आप देखोगे तो भयंकर पेपर आएगा, है ना। किसी भी पेपर का बनाने का एक ही थीम होता है, जेई मेन हो या एडवांस हो या दुनिया का कोई भी सवाल एग्जाम हो, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर मान के चलो 100 क्वेश्चन है, तो आपका 60% क्वेश्चन ना इजी देते हैं, ठीक है, 20% क्वेश्चन डिफिकल्ट देते हैं, इजी या एवरेज बोलिए, ठीक है। जेई के लिए मैं इजी ना बोल सकता हूँ, एवरेज बोल सकता हूँ, आजकल का जो समय चल रहा है। और 20% क्वेश्चन ना मोस्ट डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। तो आपको स्मार्टली खेलना है ना, आपको लड़ाई नहीं करना है उसके साथ, है ना। आपको स्मार्टली खेलना है और आपको इन 60% क्वेश्चन को पहले टारगेट करना है, समझ रहे हैं। यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात करूं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके ऐसे ऐसे इजी टू एवरेज वाले 10 से 12 सवाल तो पक्का होंगे। लेकिन असली काम होगा आपको उन 10 से 12 सवालों को ढूंढना और उन 10 से 12 सवाल को ही टैकल करना।
अगर आप गलती से डिफिकल्ट या मोस्ट डिफिकल्ट सवाल को ढूंढ लिए और उसमें हाथ लगा दिए तो आपका वो समय बर्बाद करेगा, है ना, और बाई चांस ही वो सही हो सकता है। तो हाँ, और जब आप लगेगा कि ओ माय गॉड, इस सवाल में तो हमने 15 मिनट बर्बाद कर दिया। ऐसा हुआ होगा, आपने दिया होगा जेई में, तो आपने ऐसा ऐसा मैथ्स का सवाल देखा होगा कि 15-15 मिनट आपका बर्बाद हो गया होगा और आंसर नहीं आया होगा, क्योंकि पेपर एक्चुअल में डिफिकल्ट बन रहे हैं। और अभी जो टॉपर का मैं बात करूंगा, जो बच्चे 100% लाए हो, पता है कितने सवाल बनाए होंगे? आप अपने अकॉर्डिंग बताइए, मैथ्स में वो कितना सवाल बनाया होगा? नहीं, 20 माइनस ही रहा होगा, है ना। 18 सवाल ही रहा होगा, 17 सवाल ही रहा होगा, 19 ही रहा होगा। मैं एक रफ आइडिया ले रहा हूँ, एग्जैक्टली पता चल जाएगा वो। लेकिन आपको मतलब, मैं बिलीव करो ना, अभी अभी मैंने कुछ बच्चों से बात किया, जिस भी बच्चों को हमने पढ़ाया हमारे सेंटर पे, तो उनसे हमने बात किया कि भाई कितने नंबर है, आपने कितने सवाल बनाए? तो उसने बोला सर हमने 10 सवाल बनाए। हमने बोला कितना परसेंटाइल आया? तो सर 99 परसेंटाइल मैथ्स में। अब बताओ, तो 100 परसेंटाइल वाला कितना बनाया होगा, सोच सकते हो? अच्छा, है ना। तो आपको 10 से 12 वाला टारगेट रखना है। और एक दो बच्चे से नहीं, हमने सभी बच्चों से पूछा तुमने कितना बनाया था। एक ने बोला सर हमने 9 सही बनाए, एक ने बोला सर हमने 11, और उन सबका 99 परसेंटाइल बैठा हुआ था, है ना। तो 10 से 12 सवालों को टारगेट करना है ना। 10 से 12 इजी इजी को टारगेट करो, उसको पहले टैकल करो। और किसी भी चैप्टर को हाइयर लेवल में ले जाना है जरूर एडवांस के लिए, लेकिन जेई मीन्स हाइयर लेवल की चीजों में नहीं जाएगा। आपको कैलकुलेशन में एक्सपर्ट रहना होगा। बेसिक बेसिक कैलकुलेशन आपको फटाफट आना चाहिए, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। कुछ बहुत टिप्स एंड ट्रिक हैं, वो कि आप जैसे ही धीरे धीरे समझोगे, पढ़ोगे, रिवाइज करना है आपको बेसिकली सभी चीजों को, है ना। तो मैं स्ट्रेट लाइन तो आपके कहने पे एकदम बेसिक से उठाया हूँ, इतना बेसिक से मैं भी नहीं उठाऊंगा। हाँ, लेकिन ये इंडिविजुअल क्लास है, आपका क्लास है, आप जैसा चाहो वैसा होगा। लेकिन जेई एग्जाम के हित में रह करके हम लोग डिस्कशन करेंगे और डिसीजन लेंगे, है ना। कि अपना जो ओवरऑल जो पढ़ने का स्टाइल होगा ना, वो पीवाई क्यू के इर्द गिर्द होगा, है ना। क्योंकि पीवाई क्यू पिछले कई सालों में कैसे क्वेश्चन आए हैं किसी भी टॉपिक विशेष या किसी भी कॉन्सेप्ट पे, अगर उस टाइप के सवालों को आप एक बार देख लेते हो, ऑब्जर्व कर लेते हो, समझ लेते हो उसके टेक्निक को, उसके पीछे के कोर कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो कि इन्होंने क्यों ये पूछा, है ना, तो आप इजीली बना सकते हो। अब जैसे ये सवाल सिर्फ और सिर्फ इस बेसिक कॉन्सेप्ट से आज हमने बनाए हैं। ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से नहीं बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के रोटेशन थ्योरम से भी बन सकते हैं, और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से भी बन सकता है, ये आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरामेट्रिक फॉर्म से भी बन सकता है, 3-4 मेथड से ये बन सकते हैं, इवन वेक्टर से भी बन सकता है ये, है ना। तो वो धीरे धीरे आपको डेवलप करना है। इसके लिए आपको बस कंप्लीट फॉर्मूला याद करना होगा, है ना, और कंप्लीट फॉर्मूला के साथ साथ बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना होगा। आइए इस सवाल को फिलहाल देखते हैं, है ना। ये भी जेई मेन का पुराना सवाल है, बहुत पुराना। इफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2,3, कोई लाइन है जो कि 2,3 से पास कर रहा है, एंड एक्स इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ वाई इंटरसेप्ट। देखो कितना आसान हो गया। अगर एक्स इंटरसेप्ट को आप, है ना, एक्स इंटरसेप्ट को आप क्या एज्यूम कर लेते हो? वेरी गुड। अब वन नहीं, क्यों, ए कर लेते हैं, वन जरूरी नहीं वही होगा। तो वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा अपना 2, मतलब 2a, हाँ या ना, क्योंकि ये बेसिकली उसी का डबल है। ये बात समझ रहे हैं ना आप, है ना। एक्स इंटरसेप्ट डबल है, तो आप ऐसे सोचो, हमने हमेशा एक्स इंटरसेप्ट ए लिया, वाई इंटरसेप्ट बी लिया, तो ये ए और बी ही रहने देते हैं, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट में अपने पास इक्वेशन ऐसा आता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये समझ लीजिए, एक्स इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ वाई इंटरसेप्ट, यानी कि ए इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ बी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। ए इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ बी है। अब इसीलिए हमने इस फॉर्म में लिया है, क्योंकि इस फॉर्म में इक्वेशन हमने लिख लिया उस लाइन का। अब जो है अपने पास ए की जगह पे आप यहाँ 2 भी पुट कर सकते हो, हाँ या ना, ऐसा कुछ। ये लाइन का इक्वेशन आ गया। लेकिन सर आंसर में बी तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि दिस लाइन, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू, दे रखा है सवाल में, है ना, पासिंग थ्रू अ स्पेशल गिवन पॉइंट 2,3।
तो अगर 2,3 से या ये स्ट्रेट लाइन या ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ये कोनिक सेक्शन का थीम अगर कोई लाइन, कोई कर्व, कोई एलिप्स, कोई पैराबोला, कोई हाइपरबोला किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता है तो उस पॉइंट को वो सेटिस्फाई करे। गॉट इट? सेटिस्फाई करने का मतलब सर एक्स की जगह एक्स का वैल्यू रख दो और वाई की जगह वाई का वैल्यू रख दो तो ये ट्रू हो जाएंगे, ऐसा कुछ है ना। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आप एलसीएम लोगे, एलसीएम 2b बन गया और ये 2 प्लस कितना बन गया 6 इज इक्वल 1। क्लियर है यहां तक? ओवरऑल 8/2b इज इक्वल 1, यानी कि आप बोल सकते हो 2b इज इक्वल 8, b इज इक्वल 4। आया क्या? b जैसे ही 4 आया, बताओ बच्चा, क्लियर? b जैसे ही 4 आया तो आप a भी जान गए कि सर a 8 है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन तो मेरे को पहले से ही पता था, बस मुझे a और b को ढूंढ करके फिल करना था। तो हमने क्या किया, लो भाई a की जगह पे 8 पुट कर दो और b की जगह पे 4 पुट कर दो और इज इक्वल में 1 लिख दो। और ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन होंगे। अगर ऐसे ऑप्शन नहीं होंगे तो इसे जनरल फॉर्म में भी कन्वर्ट करके दे सकता है। तो कैलकुलेशन तो आप संभाल ही लोगे। क्लियर है ना। तो ऑल अबाउट किसी भी चैप्टर के अगर बेसिक थीम को क्लियर रखोगे, है ना, और इस तरीके से सवाल को आप समझोगे तो जरूर सवाल बनेंगे। आगे बढ़ूं मैं? ठीक है। अब कुछ अच्छे सवालों को भी हम लोग देखते हैं। जैसे ये सवाल अब ये एंगल बाइसेक्टर अभी हमने नहीं पढ़ा है। ये सवाल देखिए, इफ पॉइंट x1 y1 डिवाइड इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ अ लाइन इन द रेशियो m1 और m2। तो हमने इस जनरल फॉर्म में कराया, एग्जाम में क्या करेगा कि इस पॉइंट के जगह पे कोई x1 y1 पॉइंट दे देगा और इसके जगह पे कोई 1, 2 कोई भी लाइन दे देगा, तब आपसे उस लाइन का इक्वेशन पूछेगा। समझ रहे हैं ना आप? तो ये एज अ फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। मैं वही कहता हूँ कि अगर ये बेसिक बेसिक सवाल अगर आपको बनाने आ गया तो ये भी जेई का सवाल है। जेई एडवांस का बहुत पुराना सवाल है ना, 90s के टाइम का है। ठीक है, 90s के टाइम का है। तो इसमें ना वो वैल्यू रख करके चलते हैं। मैं वैल्यू क्यों रखूं? क्योंकि जरूरी है कि वही वैल्यू आएगा, वैल्यू तो बदल जाएगा, है ना। तो अब इसको समझते हैं, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है। इफ पॉइंट x1 y1 डिवाइड द इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ अ लाइन इन द रेशियो, ठीक है, ये एक कोई भी लाइन है बच्चा, ठीक है, और ये एक पॉइंट है x1 y1। सवाल को बार बार पढ़ करके समझिएगा, ठीक है। और ये इंटरसेप्टेड पार्ट, तो इंटरसेप्टेड पार्ट का मतलब ये पॉइंट a, 0 और ये पॉइंट 0, b हमेशा एज्यूम करना चाहिए, है ना, जिससे कि आप लाइन के इक्वेशन को x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल 1 लिख पाओ। और बोल रहे हैं कि ये पॉइंट ना इसे m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। तो आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताना है कि ये जो लाइन है उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये x1 का जो कोऑर्डिनेट है, x1 का कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला की यूज से क्लास 10th में आपने पढ़ा था। सेक्शन फॉर्मूला याद है क्या? एक बार मैं लिख दूं सेक्शन फॉर्मूला, x1 इज इक्वल क्या हो जाता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। बिल्कुल, हमने आज mn लिया है, ठीक है, और सवाल में m1 m2 है तो m1 m2 में ही रख लेना चाहिए, राइट, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो एग्जैक्टली इस x1 का कोऑर्डिनेट्स अगर अपने को लिखना है तो ये इस फॉर्मूला के लिए कैसे बैठेगा, आप समझ पा रहे हो, है ना। am2 वाला आ गया, am2, और बाकी वाला तो जीरो ही हो जाएगा और डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 हो जाएगा। क्लियर है? एग्जैक्टली y1 का भी फॉर्मूला ऐसे ही होता है ना, m1 y2 प्लस y2 m1 ऐसा करोगे आप। तो इसके जगह पे आप डायरेक्ट क्या लिखना चाहोगे, ये m1 वाला b के साथ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया आपके पास सिंपली m1b प्लस 0। ये समझे, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ फॉर्मूला को, है ना। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए मुझे क्या चाहिए, जब इंटरसेप्ट फॉर्म में है सर तो a और b चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो तो इस लाइन का इक्वेशन तो आपको पहले से ही पता है, एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी इज इक्वल 1, है ना। तो बस अपने को ये a और b फिल कर दो, आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ से आप देखो ना, यहाँ से आप ए नहीं निकाल सकते हो? जरूर सर। आप इस वाले को सिंप्लीफाई कर लीजिए तो अपने पास ये ऐसा दिखेगा, और उसके बाद ये x1 m1 प्लस m2 हमने ऐसा कर दिया, डिवाइडेड बाई m2 इज इक्वल ए, ऐसा दिखेगा। क्लियर है? एग्जैक्टली आप यहाँ से अगर y निकालोगे तो y1 हो गया m1 प्लस m2 इज इक्वल m1b। क्लियर है? और यहाँ से फिर आप m1 और b को अपने को निकालना है, तो ये रहा m1 नीचे और ये b। समझ गए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन? तो उसके जगह पे आप a और b की जगह पे क्या फिल कर दोगे? तो सर वी नो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल 1। तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा सिंपल एक्स वाई, ये खतरनाक सा चीज। और ये पर्टिकुलर सवाल में एक नंबर आएगा, है ना? जब भी क्वेश्चन होगा तो ये एक नंबर को देगा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होकर के एक नंबर आएगा, लेकिन मैं एक नंबर को लेकर के क्यों चलूं? क्योंकि एग्जाम में तो कोई भी नंबर दे देगा, टेस्ट में कोई और नंबर आता होगा, एग्जाम में कोई और नंबर आता है ना। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझे क्या? ठीक है, आगे बढ़ू। वेरी गुड। इसको देखिए, क्या इसको आप बना पाओगे? इक्वेशन ऑफ लाइन ईच ऑफ विच पासिस थ्रू, है ना, 3,2 and intersect x axis and y axis at a, b. OA minus OB is equal to इक्वेशन ऑफ लाइन, ईच नहीं होना चाहिए, है ना, यहाँ पे मिस्टेक होगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू, ऐसा है कोई लाइन है, जो लाइन एक गिवन पॉइंट 3,2 से पास कर रहा है, राइट बच्चा? एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और वेयर ओ ओरिजिन लिखा होगा आपको। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये ओ ए और ओ बी का डिफरेंस 2 है, तो इस लाइन का इक्वेशन बताइए। तो बेसिकली मैं इसको ए मान लूं और इसको बी मान लूं, ताकि मैं लाइन का इक्वेशन लिख पाऊं एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल 1, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में, राइट ना? अब मेरे को ये ए और बी नहीं दे रखा है, मुझे गिवन ये दे रखा है ए और बी में एक रिलेशन की ओ ए और ओ बी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा। कहने का मतलब ए माइनस बी करोगे तो 2 आएगा। क्लियर? अच्छा, और ये हमने इक्वेशन एज्यूम किया है, बट वी नो कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 3,2। तो आप समझ गए क्या कर रहे हैं? जैसे 3,2 से पास किया तो पुट कर देंगे, सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह 3/a प्लस 2/b इज इक्वल 1। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ए बी हो गया अपने पास 3b प्लस 2a इज इक्वल 1, है ना? तो वी कैन इजिली से कि 2a प्लस 3b इज इक्वल ए बी। यहां तक समझे क्या? अब अपने को ए या बी का वैल्यू अगर कोई दे दे तो लाइन का इक्वेशन आराम से आ जाएगा सर। तो एक इक्वेशन ये आ गया, दूसरा इक्वेशन ये आ गया, तो यहां से ए का वैल्यू उठा लो ना ऐसे करके, क्या कहते हो, और पुट कर दो इसमें, है ना? पुट ए इज इक्वल 2 प्लस बी इस इक्वेशन में, तो जहां जहां ए है वहां वहां 2 प्लस बी पुट कर दोगे आप। क्या कहते हो? तो आपका बी नहीं निकल जाएगा? ये 2 प्लस बी और ये भी आपका बी हो गया, है ना? अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो बी का वैल्यू आ गया, और जब बी का वैल्यू आ जाएगा तो ए का भी वैल्यू आ गया, और ए भी आ गया तो लाइन ही आ गया, तो अपने को वही लाइन का इक्वेशन चाहिए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, थोड़ा संभल करके सिंप्लीफाई करना हो सकता है। तो ये हो गया आपका 4 प्लस 2b प्लस 3b इज इक्वल 2b प्लस बी स्क्वायर। ये 2b कट गया भाई, है ना? तो अपने पास आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल 3b प्लस 4। क्लियर है? तो बी स्क्वायर माइनस 3b माइनस 4 इज इक्वल 0। क्लियर? अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? ऐसा दो नंबर सोचिए कि मल्टीप्लाई करने पे आपको 4 है और सब्ट्रैक्ट करने पे 3 है। बताओ, इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है क्या? है ना पॉसिबल, इजीली। और वो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस बी, इससे ये फैक्टराइज हो गए, है ना? तो b जैसे ही कॉमन लोगे तो b माइनस अपने पास आ गया 4, और यहाँ पे अगर आप 1 कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ गया b माइनस 4 इज इक्वल 0।
ठीक है। तो बी का दो दो वैल्यू आया, एक 4 आया और दूसरा -1 आया। ठीक है। तो बी की जगह पे आप 4 रखोगे तो ऐसे ऐसे दो ऑप्शन आएंगे ना, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक आएंगे। और जैसे ही बी का दो दो वैल्यू आया तो ए का भी दो वैल्यू आ गया, है ना। एक बार हमने बी की जगह पे रख दिया 4 तो ए 6 आ गया, और हमने रखा बी की जगह पे -1 तो ए जो है वो 1 आ गया। तो आप समझ गए, एक बार वन और कौन सा -1, और एक बार 4 एंड 6, और वो ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा चारों में से। समझ गया ना, दोनों ऑप्शन, अगर ये एडवांस में रहता तो दोनों ऑप्शन आ, और जेई मेन में है तो एक ही ऑप्शन रहेगा। समझे क्या। तो ऐसे हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे। फिलहाल आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी मुझे दूसरे क्लासेस में जाने होंगे। ठीक है। आपके मन में कोई बात या सवाल तो आप प्लीज़, ये सब कुछ कुछ सवाल है जिसे आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा अगर मन करे तो। आपके मन में अगर कोई बात या कोई सवाल तो आप प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और 50 डेज है, बहुत रिस्की गेम होता है, बहुत मेहनत करना होता है। तो अगर आप मेहनत करने का ठान लिए हो, ठीक है, तो मैं पढ़ाने का फैसला करूँगा। ठीक है। आप जो भी हो, है ना, जिस भी लेवल में हो, अच्छे हो बुरे हो, बहुत अच्छे हो बहुत बुरे हो, उससे कोई मतलब नहीं है ना। और बेटर कैसे बनाया जा सकता है उस रिजल्ट को, ताकि आपको एटलीस्ट ना, है ना, जेई मेन तो आप क्वालिफाई कर लो पहले। क्योंकि जेई मेन क्वालिफाई कर लोगे ना तो आप खुद मोटिवेटेड फील करोगे, और जब खुद मोटिवेटेड फील करोगे तो जेई एडवांस आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा। बहुत मुश्किल जेई एडवांस हो, जेई मेंस होता है ना। क्योंकि आपको अपने पे अभी बिलीव ही नहीं है कि यस मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो उसके लिए आप बताइए, आपके मन में कोई सवाल या बात, तो आज का मैं ये क्लास समाप्त करूँ।